फाउंडेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि 2011 में मैंने इसकी शुरुआत करी थी अपने हस्बैंड कपिल सिंह के साथ। एक छोटे से सेंटर से 3 बच्चों के साथ हमने शुरुआत करी। बहुत मुश्किल था कम्युनिटी में काम करना, जगह बनाना, वहाँ के लोगों को समझाना कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की एक फैसिलिटी ला रहे हैं आपके बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को भेजिए जिनको हम एजुकेशन देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाएंगे, उनकी थेरेपीज करेंगे। आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक एक घर में जा कर के हमने रोज़ लोगों से, बच्चों से बात करी, उनके पेरेंट्स से बात करी, बच्चों को स्क्रीन किया और वहाँ से हम बच्चों को अपने सेंटर पर लेकर के आए। एक बच्चा जो आ जाता था, फिर पता चला 3 दिन नहीं आया, फिर 2 दिन आया, फिर 4 दिन नहीं आया। तो ये कंसिस्टेंसी जो है उनकी वो मेंटेन नहीं हो पाती थी। फिर हम दोबारा उनके पेरेंट्स से मिलते थे, जाते थे। तो एक बहुत ही मुश्किल काम मैं कहूँगी, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग चाहते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं कि जो बच्चा एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है या मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है, उसके लिए कोई ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी उनके घर के पास हो सकती है और वो फैसिलिटी बच्चे में कोई चेंज ला सकती है। तो पेरेंट्स इस बात को ना समझते हैं, ना एग्री करते हैं, ना उस पर उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी हम लगे रहे, मेहनत के साथ लगे रहे और शुरुआत तो 3 बच्चों से करी थी और आज 39 बच्चे हैं हमारे साथ जो कि जुड़े हैं। बल्कि कहूँगी मैं कि मोर देन 39 हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने गांव में चले गए हैं, उस जगह से शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सपोर्ट फाउंडेशन में हमेशा हमने कोशिश करी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी को हम जगह दें, हर तरह के डिसेबिलिटी को हम जगह दें। हाँ, ऑटिज़म, सीवियर ऑटिज़म पे हम काम नहीं करते, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। उसके लिए बहुत ही अलग तरह का सेटअप करना पड़ता है। लेकिन मल्टीपल डिसेबिलिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैंने डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, हाइड्रोसेफेलिस विद मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड ऑटिज्म, एडीएचडी और सीपी, सेरेब्रल पैल्सी, तो इस तरह के सभी बच्चों को अपने एनजीओ में एडमिशन दिया, उनके साथ काम किया, उनकी स्क्रीनिंग करी, उनका आईक्यू टेस्ट कराया और उनके आईक्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हर बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाया कि हम उनकी आईक्यू में किस तरह से एक चीज़ को समझा सकते हैं। अगर हम कलर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो एक बच्चा जिसकी आईक्यू 60 है और जिसकी आईक्यू 45 है, दोनों को समझाने का तरीका अलग हो जाता है। बहुत ही अलग तरीके से हम चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, इसीलिए उनकी आईक्यू के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन प्लान को तैयार किया गया। साथ ही मैंने शुरुआत करी एक माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी से, जिसको धीरे धीरे फिर मैंने वोकेशनल में कन्वर्ट कर दिया। मुझे लगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, जिसमें वो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, कलर लगा के वुडन ब्लॉक में और किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको प्रेस करके डिज़ाइन बनाना। ये एक इसमें बहुत ही ज़्यादा एक टफ टास्क है उनके लिए, और ये उन्होंने किया, जो धीरे धीरे हमने वोकेशनल में कन्वर्ट करा। बाद में मैं उनके लिए वीविंग लेकर के आई हूँ, हैंड वीविंग, हथकरघा जिसको बोलते हैं, लूम्स के द्वारा हाथ का इस्तेमाल करके और छोटी छोटी दरियाँ बनाना, डोरमेट्स बनाना। ये एक बहुत ही पुरानी एक तरह से हम कहें कला है अपने देश की। लेकिन चूँकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि हमारे जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं और एडल्ट हैं, उनको अगर हम किसी भी चीज़ को रिपीटेटिव सिखाते हैं, बार बार उस चीज़ को सिखाएंगे, तो वो अपनी परमानेंट मेमोरी में उनके चला जाता है, वो रिटेन कर पाते हैं। इसी को आधार बना करके हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के फॉर्म में वीविंग को अपने सपोर्ट फाउंडेशन में जगह दी और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे, जो कि वीविंग को सीख रहे हैं और सीख चुके हैं और उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। महिलाओं के साथ काम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब हम ऐसी कम्युनिटी में काम करते हैं जहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले लोग हैं, एजुकेशन लेवल बहुत लो है पेरेंट्स का, वहाँ पे अगर किसी परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि स्पेशल बच्चा है,
तो माता पिता दोनों मिलकर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। पिता हमेशा माता के ऊपर ये कमेंट करता है, ये प्रेशर बना के रखता है कि मेरा बच्चा जो इस समय जिसका दिमाग में प्रॉब्लम है वो तुम्हारी वजह से है। तो एक औरत बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है और उसके लिए काउंसलिंग फैसिलिटी होना, उसके लिए भी कुछ ऐसा होना कि कोई वो बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती अपने अपने स्पेशल चाइल्ड को छोड़ करके। तो सपोर्ट फाउंडेशन ने ये फैसिलिटी भी उनके घर के पास अवेलेबल कराई है। वो सपोर्ट फाउंडेशन में रोज आ सकती हैं। दरी बनाने का काम उन्होंने भी सीखा है और वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उनका बच्चा भी एक तरह से उनके साथ है उसी सेंटर पे, और वो खुद भी अपने घर का सारा काम करके दोबारा आ रही हैं और यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमने उनको अवेलेबल कराई है। और सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट फाउंडेशन पिछले 9 सालों से जो कम्युनिटी में काम कर रहा है उससे वो एक अच्छा चेंज ला पाया है, कम्युनिटी के लोगों में एक अच्छा चेंज ला पाया है, उनकी सोच में एक अच्छा चेंज ला पाया है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अब इस चीज़ को समझ पाए हैं कि मेंटली जो स्पेशल चाइल्ड हैं और जो मेंटल इलनेस है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या फ़र्क है। हर मेंटली रिटार्डेड बच्चा, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा पागल नहीं है। पागल होना वो हर एक को सिंबलाइज्ड कर देते थे कि हाँ ये पागल है, लेकिन अब उस चीज़ को वो समझ पाए हैं। उनके एजुकेशन का दायरा बढ़ा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, अपने बच्चों के लिए भी बढ़ी है और दूसरे बच्चों के लिए भी बढ़ी है, जिसको मैं सबसे बड़ी सफलता मानती हूँ सपोर्ट फाउंडेशन की। हमारा जो विज़न है सपोर्ट फाउंडेशन का वो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे बच्चों के लिए जो कि सोशली बहुत ही दुनिया से कटे हुए हैं, समाज से कटे हुए हैं, इकोनॉमिकली भी वो इतने सपोर्टेड नहीं है, साउंड नहीं है फैमिली से कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा सकें। उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में वो इंडिपेंडेंट बने, सम्मान के साथ इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी जी सकें और सम्मान पा सकें अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज में और अपने परिवार में।